नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा जालोर का चौहान वंश रहेगा। चौहान वंश की सीरीज हमारी चलती आ रही है और चौहान वंश की सीरीज में ये अगला चौहान वंश है। हमने शाकंभरी के चौहान पढ़े, हमने अजमेर के चौहान पढ़े, हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े और जालोर के चौहानों को आज हम क्लियर करके छोड़ेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को देखेंगे। तो जालोर का चौहान वंश और जालोर के चौहान के वंश की बात करूं, जालोर का चौहान वंश, चौहान वंश। तो सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि जालोर जो दुर्ग है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दुर्ग का निर्माण, तो जालोर दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था। ये बात आपको पहले याद रखनी है, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। क्योंकि ये बीच में आप इस चीज को याद रखोगे तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि जैसे ये जालोर का दुर्ग कीर्तिपाल चौहान ने बनवाया था, तो वो दिमाग में नहीं लानी है बात। तो किसने बनवाया ये दुर्ग? दुर्ग बनवाया नागभट्ट फर्स्ट ने। ये सबसे पहले काम आपका किया मैंने। इसके बाद में अब जालोर दुर्ग के उपनाम मिलेंगे आपको, उपनाम। उपनाम क्या क्या मिलेंगे? तो उपनाम की बात करें, जालोर दुर्ग की बात कर रहा हूं, है ना। दुर्ग के उपनाम, उपनाम, इसका उपनाम एक तो आपको मिलेगा सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। एक इसका उपनाम मिलेगा, एक तो सुवर्णगिरी मिलता है और एक मिलेगा आपको सोनगढ़, सोनगढ़। और सोनगढ़ होने के कारण ही यहाँ के जो चौहान वंश थे, चौहान वंश था, उसको सोनगढ़ चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से इसके बाद में फिर बात करूं तो आपको मैं पूरा एकदम से लिंक समझाता हूं और पूरी लिंक को आसानी से और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा। देखना आपको व्यवस्थित तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है नाडोल। कौन सी जगह है? नाडोल। नाडोल जो शाखा का लक्ष्मण सिंह ने, चौहानों की एक शाखा थी, लक्ष्मण सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने 960 ईस्वी में इस शाखा का उद्भव किया था। यानी कि ये नाडोल शाखा जालोर के चौहान वंश की शाखा हुआ करती थी। शाकंभरी या सांवर से अलग हुई थी, ये पहली शाखा थी जो अलग हुई थी। इसी के वंशज आया, इसी का कोई वंशज आया और वंशज था कौन? अल्हण, अल्हण। और अल्हण का पुत्र आया, और अल्हण का पुत्र कौन था? तो अल्हण का पुत्र था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान। ये कीर्तिपाल चौहान था। इस कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? इस कीर्तिपाल चौहान ने इधर की साइड में बढ़ता है, अपना खुद का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अपने पिता की जमीन पर नहीं, अपने खुद के लिए अपना एक साम्राज्य बनाना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया कीर्तिपाल चौहान ने? इसलिए इसने किया ये कि ये एक और शासक हुआ करता था गुजरात का, और गुजरात का कौन था? भीमदेव। गुजरात का था भीमदेव, भीमदेव। गुजरात, जी, गुजरात। भीमदेव कौन सा वाला था? सेकंड वाला था। ये दोनों मिलकर के, ये और ये मिलकर के एक जगह पर आक्रमण करते हैं जिसका नाम मेवाड़ है ना। आक्रमण, आक्रमण किया इन्होंने 1177 ईस्वी में, और 1177 ईस्वी में इस मेवाड़ को जीत लेते हैं। मेवाड़, और मेवाड़ का शासक था उस टाइम पर सामंत सिंह। सामंत आक्रमण किया और किसको जीत लिया इसने? मेवाड़ को जीत लिया। अब सामंत सिंह को यहां से हटा दिया, यानी कि अब शासक जो बन गया, वहां का शासक कौन बना? कीर्तिपाल चौहान वहां का शासक बन गया। कीर्तिपाल चौहान कौन? कीर्तिपाल चौहान भीमदेव सेकंड की सहायता से, भीमदेव सेकंड की सहायता से, चालुक्य था ये, सेकंड की सहायता से मेवाड़ जीत लेता है, मेवाड़ जीत लेता है। अब मेवाड़ का कौन था? सामंत सिंह शासक था, सामंत सिंह, सामंत सिंह। ये यहां से चला गया बड़ौदा। कहां चला गया? बड़ौदा। और बड़ौदा को इसने क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। इसका एक भाई और था, और इसका भाई कौन था? भाई था कुमार सिंह, कुमार सिंह। कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में
ईस्वी में मेवाड़ को कीर्तिपाल चौहान से पुनः प्राप्त कर लिया। कीर्तिपाल चौहान से पुनः प्राप्त किया। अब ये जो दोबारा से इसने मेवाड़ को प्राप्त कर लिया, तो अब कीर्तिपाल चौहान के लिए समस्या खड़ी हो गई कि यदि वो नाडोल जाए तो वहां जाए तो उनके चचेरे भाइयों ने वहां पर अधिकार कर लिया था, अब कहां जाए। ऐसी स्थिति में इसने क्या किया कि चलो अपना नया साम्राज्य और बनाते हैं। अब ये जाता है यहाँ से, कहाँ जाता है, ये जाता है जालौर की तरफ। जालौर में जाता है और जालौर के प्रतिहार और परिवार जो हुआ करते थे उनको हराता है, और हराने के बाद में फिर वहां का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है? जालौर का। तो मैं अब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग करता हूँ। जालौर यानी कि कीर्तिपाल चौहान, जालौर चौहान वंश। इसकी नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाला है कीर्तिपाल चौहान। कौन है? कीर्तिपाल चौहान। इसने इसकी क्या रखी है? नींव रखी है। आपसे पूछेगा तो नींव कब रखी गई? तो नींव रखी गई भाई साहब 1181 ईस्वी में इसने नींव रखी, ध्यान रखना। अब कीर्तिपाल चौहान की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान के बारे में जानकारी देखो क्या क्या है। तो कीर्तिपाल जो चौहान हुआ करता था, सबसे पहली बात तो उसकी आपको याद रखनी है उपाधि। उपाधि थी इसकी राजेश्वर की। राजेश्वर की उपाधि थी। राजेश्वर की उपाधि थी। इसने मंदिर बनवाया, एक मंदिर, और मंदिर का भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर का नाम था जांगलेश्वर मंदिर। जांगलेश्वर मंदिर। अब देखना जरा इनकी कुल देवी की बात करें तो कुल देवी हुआ करती थी आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। आपसे पूछे आशापुरा माता का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? प्रथम मंदिर, तो प्रथम मंदिर बनवाने वाला था, ध्यान रखना, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड ने कहा बनवाया? भड़ोच गुजरात में बनवाया। भड़ोच कहां पर बनवाया? गुजरात में बनवाया। इसके बाद में आशापुरा माता के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं? तो अन्य मंदिर भी देख लीजिए। अन्य मंदिर, एक मंदिर पड़ेगा पोकरण में, पोकरण जैसलमेर। एक मंदिर पड़ेगा जूना पत्रासर। एक मंदिर पड़ेगा मोदरा में। मोदरा कहाँ पड़ेगा? जालौर में। जालौर है ना। तो पोकरण, जूना पत्रासर, मोदरा, और एक मंदिर कहाँ पड़ेगा? भड़ोच में पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो आशापुरा माता उसके मंदिर भी साथ साथ याद रख लेने। और इसके बाद में फिर बात करें तो राजराजेश्वर की उपाधि। अब यहां से कीर्तिपाल चौहान को एक नाम और मिलता है, कीर्तिपाल चौहान को मुणोत नैनसी ने क्या कहा? मुणोत नैनसी ने कहा कि तू एक महान राजा, कि तू एक कैसा था? एक महान राजा था। महान राजा, ये किसने कहा? तो मुणोत नैन जी ने ये बात कही थी कि तू एक महान राजा। किसके बारे में? कीर्तिपाल चौहान के बारे में ये बात करी। इसके बाद में और कौन कौन शासक बनते हैं तो वो भी देख लीजिए साथ साथ, है ना। अब यहाँ के बाद में इनका एक वंशक्रम बताऊं आपको, तो वंशक्रम क्या था? वंशक्रम आपको कैसे याद रखना है? KSU चस्का। KSU का क्या लग गया? चस्का लग गया। तो के से क्या हो गया? अपने को याद है कीर्तिपाल चौहान। आपसे कभी वंशक्रम पूछ लेता है सीधा सीधा, तो वंशक्रम आप बता सकते हो आसानी से। तो KSU चस्का, तो कीर्तिपाल चौहान। इसके बाद में एस से क्या बन गया? समर सिंह बन गया। इसके बाद में यू से क्या बन गया? उदय सिंह बन गया। इसके बाद में चा से क्या बन गया? चाचिक देव। और फिर इसके बाद में सा से क्या बन गया? सा से बन गया सामंत सिंह बन गया। और का से क्या बन गया?
कन्हड़ देव, कन्हड़ देव। इस प्रकार से कार्यकाल भी याद रखना चाहो तो रख लेना, 1181 से 1182 है ना। और इसके बाद में यहाँ से 1182 से स्टार्ट होंगे, 1182 से 1100 कितना 1205, 1205। इसके बाद में 1205 और फिर 1257, 1257, 1257, 1257 और ये चलेंगे 1282 तक। 1282, 1282 ये चलेगा 1305 और ये 1305 से लेकर के 1305 से 1311 ये इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। ये बात भी साथ साथ याद रख लेनी है आपको। इधर साइड में बात करें तो दिल्ली हुआ करती थी और दिल्ली में भी एक वंश हुआ करता था। दिल्ली के समकालीन वंश की बात करूं, समकालीन वंश, समकालीन वंश, दोनों साइड पीला चल रहा है। समकालीन वंश, समकालीन वंश, इधर दिल्ली की बात करें तो एक तो हुआ करता था गुलाम वंश और एक हुआ करता था कौन सा, खिलजी वंश, खिलजी वंश। ये भी साथ साथ आपको याद रख लेना। अब इसके बाद में अब कीर्तिपाल चौहान मैंने कराया, समर सिंह आया। समर सिंह ने क्या किया, तो समर सिंह ने भाई साहब कोषागार बनवाया, इन्होंने शस्त्रागार बनवाया और प्राचीर को इन्होंने क्या कर लिया था, मजबूत कर लिया था, यानी कि दुर्ग की प्राचीर बनवा दी थी। इनकी एक पुत्री हुआ करती थी लीलावती और लीलावती का विवाह भीमदेव सेकंड के साथ में कर देता है। ये काम इन्होंने किया। इसके बाद में आया उदय सिंह और उदय सिंह ने क्या किया, तो उदय सिंह जो हुआ करता था उसने यानी कि साम्राज्य का विस्तार किया। जो भीनमाल था, सिवाना था, बाड़मेर वाला इलाका उसने जीता और जीत करके साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया। उस टाइम पर इल्तुतमिश ने क्या किया, आक्रमण किया 1228 ईस्वी में। और उस आक्रमण के बाद में क्या क्या घटनाएं, चलो देख लेते हैं एक साथ ही। इधर से तो सबसे पहले आया कौन, समर सिंह, समर सिंह। समर सिंह की बात करूं तो समर सिंह जो है, समर सिंह कब से कब तक चला है, तो हमने बताया 1182, 1182 से लेकर के कितने तक ये चला है, 1205। अब यहां से चले हम तो सबसे पहले क्या किया इसने, दुर्ग की प्राचीर बनवाई। दुर्ग की क्या बनवाई, परकोटा या प्राचीर, परकोटा बनवाया। एक काम तो इसने ये कर दिया पहला। इसके बाद में इसने कोषागार, कोषागार बनवाया, शस्त्रागार बनवाया, शस्त्रागार इसका निर्माण करवाया। और भाई साहब की एक पुत्री और थी, क्या थी, पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था, लीलावती। और लीलावती का विवाह किसके साथ में कर दिया, तो लीलावती का विवाह कर दिया और विवाह किया भीमदेव चालुक्य, भीमदेव सेकंड। ये कौन सा है, चालुक्य है, गुजरात का है, इसके साथ में कर दिया। ये वही भीमदेव है जब मैंने आपको पढ़ाया था अजमेर का 54 वर्ष पृथ्वीराज थर्ड हुआ करते थे। 1184 ईस्वी की बात थी, नागौर का युद्ध हुआ था। इच्छनी से विवाह करना चाहता था लेकिन इच्छनी की इच्छा नहीं थी कि वो किससे विवाह करे, भीमदेव से विवाह करे, तो उसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड से विवाह किया था, तो वही थी ये। मैंने आगे जाकर के कहा था कि इनके बीच में 1187 ईस्वी में भीमदेव के बीच में और किसके, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड हुआ करते थे, उसमें संधि हो जाती है जगदेव प्रतिहार के सहयोग से। तो ये वही भीमदेव है ये वाला। इसके बाद में फिर इसके बाद में क्या आया, इसके बाद में आया समर सिंह के बाद कौन आ गया, समर सिंह के बाद में आ गया, समर सिंह के बाद में आ गया उदय सिंह, उदय सिंह। अच्छा, उदय सिंह का कार्यकाल मैंने कहा कि 1205 तक चला है, तो 1205 से लेकर के 1257 चलेगा ये, 1257। उदय सिंह के समय में क्या हुआ, इसने साम्राज्य विस्तार किया। इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का क्या किया, विस्तार, साम्राज्य विस्तार। इधर से बात करते हैं तो और क्या किया इसने, और इसके समय में, इसके समय में और 1228 कब की बात है ये, 1228, 1228 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया।
आक्रमण किया, आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। ये कैसा रहा? असफल रहा, असफल रहा। पर फिर भी जब असफल रहा तो कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने जब घेरा डाल करके रखा, सफलता नहीं मिल रही थी, तो इसने कहा कि कुछ ना कुछ तो करें, चलो थोड़ी सी बातचीत ही करके चले इनसे। तो बातचीत के दौरान जब ये आपस में बातचीत कर रहे थे तो लौट रहा था इल्तुतमिश, तो उसने क्या किया, जो समर सिंह हुआ करता, सॉरी उदय सिंह हुआ करता था, उदय सिंह ने इसको 100 ऊंट और 20 घोड़े दे दिए कि ले तू चलता जा, है ना। तो इल्तुतमिश को उदय सिंह ने 100 ऊंट व 20 घोड़े दिए। ये किसने दे दिए? ये दिए उदय सिंह ने। इसके बाद में पुनः आक्रमण हुआ इस पर, और पुनः आक्रमण करने वाला कौन था? तो 1254 ईस्वी में, 1254 ईस्वी में, और किसने किया? नासिरुद्दीन महमूद ने किया, नासिरुद्दीन महमूद। असफल, ये भी कैसा रहा? असफल रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आक्रमण इनके क्या रहे? उदय सिंह पर असफल रहे। तो साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया इसने। इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आया कीर्ति समर उदय चाचिक देव आ गया। कौन आ गया? चाचिक देव। अब चाचिक देव आया तो मैंने आपको पिछले का कार्यकाल बताया 57, और 57 से 82 तक जाएगा ये, है ना। तो 1100, 1200, 1257 और 1282। चाचिक देव की बात करें तो चाचिक देव के समय में कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण करी, और उपाधि कौन सी थी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। और चाचिक देव के समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, इनके समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। इधर से जब कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ है, इसीलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा धीराज की। और इनकी एक पुत्री हुआ करती थी, पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी। और रूपा देवी का विवाह किसके साथ में किया गया? तो रूपा देवी का विवाह किया गया भाई साहब मेवाड़ का एक हुआ करता था तेज सिंह, मेवाड़ के रावल तेज सिंह के साथ में, रावल तेज सिंह के साथ में किया। अब देखो थोड़ी सी बात तेज सिंह पे भी कर लेता हूँ। तेज सिंह की मैं बात करूं, इधर चलो ऊपर करके लेते हैं। ये जो तेज सिंह है, इसके समय की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इनके समय, तेज सिंह के समय, इनके समय चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र, चूर्ण, इसका चित्रण हुआ था। चित्रकार कौन थे? तो चित्रकार याद रखना, चित्रकार था कमलचंद, कमल चंद। कब इस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? तो चित्रण हुआ है इसका 1260 ईस्वी। ये भी याद रखेगा साथ साथ। अब साहब ये तो आपके हो गए, कौन हो गया? ये हो गया आपका चाचिक देव। चाचिक देव के समय में कोई आक्रमण मुस्लिम नहीं हुआ है। इसके बाद में आया कौन? सामंत सिंह। कौन आया? सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय की बात करूं तो सामंत सिंह हुआ करता था, तो सामंत सिंह 1282 से लेकर के और 1305 तक चला है। सामंत सिंह 1282 से लेकर के और 1305 तक चला है। इसके बाद में बात करें सामंत सिंह जो हुआ करता था, ये इनके समय में, इनके समय में 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी वंश का था, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण कैसा रहा? आक्रमण असफल किया, असफल रहा, आक्रमण असफल रहा।
ये भी बात साथ साथ याद रख लेनी है आपको। और जो सामंत सिंह हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना राज्य पुत्र कान्हड़ देव को, कान्हड़ देव को सौंप दिया था, जीते जी सौंप दिया था इन्होंने। मतलब मृत्यु की बात 1305 में होती है, इसलिए हम कार्यकाल जब भी कानड़ देव का पढ़ते हैं तो 1305 से लेकर के 1311 पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में बात करी जाए तो 1296 ईस्वी में कानड़ देव चौहान के लिए ये सौंप दिया था। अब सारी राज्य व्यवस्था जो संभाल रहा था वो कौन संभाल रहा था, कानड़ देव चौहान संभाल रहा था। हालांकि आपसे पूछता है कि उसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हम 1305 से ही पढ़ते हैं राज्याभिषेक की, लेकिन कार्यभार की बात करते हैं तो कार्यभार 1296 ईस्वी में सौंप दिया था इसको। अब क्या हुआ कि ये तो आपके सामंत सिंह हो गए 1282 से 1305 तक। इसके बाद में अब जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, कान्हड़ देव चौहान। यहीं से आपका जालौर वंश का जो है मुख्य कह सकते हैं, शक्तिशाली राजा कह सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ने के लिए आते हैं जालौर वंश में, वो कहाँ, एक तो कीर्तिपाल चौहान पढ़ने के लिए आते हैं और एक आते हैं कौन, कान्हड़ देव चौहान पढ़ने के लिए। ये जो बीच के राजा हैं ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेने, मैं तो क्रमबद्ध करा रहा हूँ इसलिए मैंने एक एक चीज को छोड़ा नहीं है। अब देखते हैं अब कौन आ गया, कान्हड़ देव चौहान। ये आ गया आपके कान्हड़ देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान। ये और इनका समय जो रहा है 1305 से लेकर के और 1311 ईस्वी तक रहा है। ये कम समय में बहुत सारे काम कर दिए इन्होंने। देखिए तो सबसे पहले कान्हड़ देव चौहान की मैं बात करूं तो कान्हड़ देव चौहान के पिता का नाम तो आपको सबको पता ही है, और पिता कौन है, पिता है सामंत सिंह, सामंत सिंह। अब इनकी बात करें तो इन्हीं का पुत्र हुआ करता था और पुत्र का नाम था बीरम देव, बीरम देव, बीरम देव, है ना। और कान्हड़ देव चौहान की जो का जो भतीजा हुआ करता था, भतीजा, तो भतीजा एक तो था सातल देव, सातल देव, और एक था सोम देव, सोम देव। इसकी पत्नी हुआ करती थी, पत्नी थी मैणा देव। इसकी पत्नी कौन थी, मैणा देव। इधर से एक भाई और इसका इसका जो भाई हुआ करता था, इसका भाई था, किसका भाई, कान्हड़ देव का भाई, भाई भाई एक का नाम मिलेगा आपको मालदेव, मालदेव सोनगरा, और एक का नाम मिलेगा आपको राणक देव, राणक देव सोनगरा, कान्हड़ देव सोनगरा, ये भी खुद भी सोनगरा ही था, है ना। और कान्हड़ देव की पत्नी जो थी, है ना, कान्हड़ देव की पत्नी, की पत्नी, तो पत्नी कौन थी, जैतल देव, जैतल देव। ये इसकी क्या हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी। और साथ साथ यहीं पर आपको मैं इनके परिचय करा रहा हूं, तो परिचय में इनके सेनापति जो हुआ करते थे, सेनापति, सेनापति की बात करूं तो एक हुआ करता था जयता देवड़ा, जयता देवड़ा, जयता उलीचा, उलीचा, कांधाई अर्जुन। इसकी कन्नड़ देव की जो हुआ करती थी एक बहन भी हुआ करती थी, चलो वो जिक्र और बाद में कर लेंगे हम। तो लेना चाहें तो शॉट ले सकते हैं, और आगे भी मैं शॉट दे दूंगा, एक स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये जो कान्हड़ देव चौहान थे इनके बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, जानकारी के स्रोत, जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों की मैं बात करूं तो जानकारी के स्रोतों में आपको जाना है पद्मनाभ की तरफ, है ना। तो सबसे पहले जानकारी के स्रोतों में एक नाम मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बीरम देव सोनगरारी बात, बीरमदेव सोनगरारी, पद्मनाभ, पद्मनाभ। इसके बाद में दूसरा मिलेगा कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव देव प्रबंध, प्रबंध। ये भी किसने लिखा है, तो ये भी पद्मनाभ ने लिखा है, पद्मनाभ। इसके बाद में और तीसरी बात करें तो
मारवाड़ा प्रगनारी बेगत, मारवाड़ा परगनारी बेगत, परगनारी बेगत, ये किसने लिखी? तो मुणौत नैन्सी साहब ने लिखी है, मुणौत नैन्सी। एक दूसरी और है, इन्हीं की पुस्तक है, तो मुणौत नैन्सी ख्यात, मुणौत नैन्सी ख्यात, नैन्सी ख्यात, ये भी किसने लिखी है? तो ये भी मुणौत नैन्सी साहब ने लिखी है, मुणौत नैन्सी ख्यात, है ना। तारीख अलाई और तारीख फिरोजशाही, ये दोनों भी आपको याद रखनी, तारीख अलाई और तारीख फरिश्ता, सॉरी। एक है तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, अलाउद्दीन का एक सेनापति हुआ करता था, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। एक है तारीख ए तारीख है फरिश्ता, तो फरिश्ता ने लिखी है ये। इस प्रकार से इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि कानड़देव चौहान हुआ करते थे, और जालौर का कोई शक्तिशाली जो शासक हुआ है वो कानड़देव चौहान ही हुआ है। कीर्तिपाल चौहान संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, साम्राज्य विस्तार के रूप में उदय सिंह को जाना जाता है, और इसके बाद भी यदि हम बात करते हैं तो कानड़देव चौहान जो हुआ करते थे उनको प्रतापी या शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है ना। और कानड़देव जो चौहान हुआ करते थे, जालोर के वो ऐसे शासक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सोनगढ़ चौहानों के अंतिम जो शासक रहे वो कौन रहे? कानड़देव चौहान ही रहे हैं। अब कानड़देव चौहान के बारे में और क्या चर्चा मिलती है, तो देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि जब भारत जो सौंप दिया था सामंत सिंह ने भार कानड़देव चौहान पर सौंप दिया था, और जो कार्य होते थे, राज कार्य होते थे, सभी को कौन संभालता था? कानड़देव चौहान ही संभालता था। कहा जाता है कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ में आता है और सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहा होता है गुजरात के लिए। गुजरात अभियान था उसका, उस गुजरात अभियान के दौरान वो जालौर से गुजरना चाहता था। जैसे ही सूचना मिलती है कानड़देव चौहान को, तो कानड़देव चौहान क्या करता है? कानड़देव चौहान उसको रास्ते में रोक देता है कि नहीं, हम आपको रास्ता नहीं देंगे। पहली बात तो यूं नहीं देंगे कि फसलें यहाँ पर खराब होंगी और इतनी सारी जनता, इसका पहले तो कर दीजिए। कर देने के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन उनको पता चला कि ये मुस्लिम आक्रांता है, तो इसलिए उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा जो टारगेट है वो लूटना है, और लूटने हम कहाँ जा रहे हैं? सोमनाथ मंदिर को लूटने गुजरात के लिए जा रहे हैं, अभी इससे नहीं निपटना, बाद में निपटेंगे इससे। और फिर अलाउद्दीन खिलजी रास्ता बदल करके चला जाता है और पहुंच जाता है गुजरात, और गुजरात जाकर के सोमनाथ मंदिर को लूटता है। कानड़देव चौहान ने पता किया कि ये कहाँ गया था, उसने पता किया कि सोमनाथ मंदिर को लूटा है, तो सोमनाथ मंदिर को लूट करके वो लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने पकड़ा, और पकड़ करके जो भयंकर तरीके से सेना में आपस में युद्ध हुआ, 1298 की बात थी। और बीरमदेव चौहान के युद्ध करने के तरीके को देख करके अलाउद्दीन खिलजी चौंक जाता है कि इस प्रकार से भी कोई युद्ध करता है क्या? जैसे कान्नड़देव भी ऐसे युद्ध करते हैं। तो दोनों को देख करके आश्चर्यचकित रह गया, और वहां से जो सेना थी, उनकी सेना अलाउद्दीन खिलजी की भाग जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको लूट लेता है कौन? कान्नड़देव चौहान लूट लेता है। अब पहुंच जाता है कौन? दिल्ली पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली से लौटता है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, वहां से भेजता है, एक संदेश भेजता है कि आपके साथ में एक तो कान्नड़देव चौहान आप स्वयं ही थे, एक दूसरा और था, वो कौन था? मैं उसकी वीरता से, उसकी चाटुकारिता से, उसके युद्ध करने के तरीके से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कान्नड़देव चौहान के लिए एक संदेश भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने, वो संदेश क्या था उस पर भी बात करते हैं। देखिए, कान्नड़देव चौहान 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जा रहा था? खिलजी सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटने जा रहा था, लूटने जालौर के रास्ते जा रहा था, के रास्ते जा रहा था, और कान्नड़देव चौहान ने, कान्नड़
देव चौहान ने रास्ता देने से मना कर दिया। चौहान ने रास्ता देने से मना कर दिया, इनकार किया, कर दिया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक मंदिर को लूट कर लौट रहा था, मंदिर को लूट कर लौट रहा था, लौट रहा था। तो कान्नड़ देव चौहान व पुत्र बीरम देव व सेना ने एक की सेना को लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या कर लिया? सेना को लूट लिया। ये इन्होंने कांड किया। अब इस बात से बड़ा नाराज होता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और नाराज होता है, लेकिन साथ साथ इस बात से प्रसन्न भी होता है कि इस तरीके से भी कोई युद्ध करता है क्या। इस युद्ध के तरीके को देख करके वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे सैनिक तो मुझे होने चाहिए, ऐसे योद्धा मुझे चाहिए। इस वजह से उसने कान्नड़ देव चौहान के पास में एक संदेश भेजा। ये संदेश कई बार भेजा था, लेकिन 1205 ईस्वी में कहा जाता है कि ऐन उल मुल्क मुल्तानी आता है और 1205 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि होती है। और गौरवपूर्ण संधि होती है तो उसका जो करवाने वाला था, यानी कि बीच में मध्यस्थता करने वाला था, वो कौन था? तो एक संधि होती है 1305 ईस्वी में। जैसे ही कान्नड़ देव का राज्याभिषेक होता है 1305 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि होती है, गौरवपूर्ण संधि। और संधि को करने वाला कौन था? तो संधि को करने वाला था एक की तरफ से आया कौन था, है ना? तो एक साइड में तो कौन है? कान्नड़ देव चौहान, कान्नड़ देव चौहान चौहान। और एक साइड में कौन है? एक साइड में है एन उल मुल्क मुल्तानी। ये है एन उल मुल्क मुल्तानी। ये इधर साइड से है और ये किसने भेजा? ये दिल्ली से आया है। और दिल्ली कौन? दिल्ली, और दिल्ली का कौन था? दिल्ली का था अलाउद्दीन खिलजी, शासक या सुल्तान था, सुल्तान एक के पास से आता है। यानी कि कौन भेजा? इसको भेजा। इसने कहा कि भाई देखो, आप हमसे संधि कर लीजिए। ये बात है फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार क्या होता है? देखिए, फरिश्ता की बात करते हैं तो फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार कान्नड़ देव चौहान संधि कर दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ। दिल्ली दरबार में क्या हुआ? दरबार उपस्थित हुआ। और जैसे दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे जो हिंदू शासक है उनके बारे में थोड़ा सा अपशब्द बोल गया। और जब अपशब्द बोल गया तो ये सैन्य हुआ किससे? कान्नड़ देव चौहान से, और वहां से आ जाता है। इसके बाद में फरिश्ता के अनुसार उपस्थित हुआ और एक के व्यवहार से नाराज होकर कान्नड़ देव जालोर आ गया। कान्नड़ देव कहाँ आ गया? जालोर आ गया। ये फरिश्ता कहता है। लेकिन बात करते हैं मुणोत नैणसी की, तो उन्होंने कुछ अलग ही कहा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था, कान्नड़ देव चौहान नहीं गए थे, उनका पुत्र गया था बीरम देव चौहान। और उनका एक जो कान्नड़ देव चौहान थे, उनका एक भाई हुआ करता था राणक देव सोनगरा। ये जाते हैं और ये जा करके वहां पर उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने बुलाया स्पेशली इसलिए था कि हमें आपके जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, उनको यहाँ पर बुला करके हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाना है, इसलिए बुलाया गया था उनको। अब देखिए, एक बात ये लिख देता हूँ, ये थोड़ी सी इतिहास की बातें लिखने से ज़्यादा आपको याद रहती हैं। बोलूंगा तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने बताता हूँ अभी, लेकिन ये चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी होती हैं। तो इसके बाद में मैंने कहा कि अब मुणोत नैणसी के अनुसार बात करता हूँ। मुणोत नैणसी के अनुसार
मुणोत्तनैन्सी। मुणोत्तनैन्सी क्या कहता है? मुणोत्तनैन्सी के अनुसार संधि के दौरान, संधि के द्वारा, जो संधि हुई है उसके द्वारा कानड़ देव ने, कानड़ देव ने पुत्र बीरम देव, पुत्र किसको भेजा? बीरम देव को भेजा। बीरम देव को दिल्ली दरबार में भेजा। दिल्ली दरबार में चला गया। बीरम देव के साथ में कानड़ देव का एक भाई और हुआ करता था, है ना, कानड़ देव का भाई, कानड़ देव का भाई, कानड़ देव का भाई राणक देव, राणक देव, ये दोनों गए थे। कौन कौन गए थे? बीरम देव और राणक देव। तो मैं आपको दोबारा से फिर बताना चाहता हूँ कि जो बीरम देव और राणक देव जो बुलाए गए थे, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए बुलाए थे। लेकिन इसने क्या किया कि जैसे ही राणक देव और बीरम देव पहुंचे तो दरबार में इसने एक काम किया, दरबार लगाया इस तरीके से। यहाँ पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी, ये बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया, जैसे ही दरबार में आया तो यहाँ पर सारी सेना बैठी हुई थी इस तरीके से। तो ये पहले से ही तैयारी करके बैठे थे इस बात की कि हमें देखो किस प्रकार का एक योद्धा देखा है हमने, हमारी नजर में आया है, एक योद्धा आया है और उस योद्धा से हम इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं कि वो चाहे हम उसके लिए वो कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी किसका दीवाना हो गया? बीरम देव की युद्ध क्षेत्र, ये जो युद्ध में लड़ाई करने का तरीका था उसका दीवाना हो गया। इधर से राणक देव भी साथ में जाता है, इधर से गोरा चिट्ठा लंबा पूरा हष्टपुष्ट जवान हुआ ही करता था राणक बीरम देव। तो इसने जैसे ही बुलाया तो यहाँ पर एक योद्धा को भी बुलाया था इसने, एक महान योद्धा हुआ करता था उस समय पर, पंजू। पंजू एक योद्धा हुआ करता था, कर्नाटक से बुलाया इसको। कहां से बुलाया? कर्नाटक से बुलाया। पंजू पायका, पंजू पायका, इस पंजू पायका को कर्नाटक से बुलाया। लड़ने में बहुत माहिर हुआ करता था, तलवारबाजी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था इसका पंजू पायका का। इधर से मल्ल यानी कि कुश्ती में भी अच्छा हुआ करता था। तो ये सभी तरीके से निपुण हुआ करता था कौन? पंजू पायका। तो इस पंजू पायका को बुलाया किसके लिए? बीरम देव के लिए, इससे लड़ने के लिए। अब बीरम देव पहुंचता है यहाँ पर, जैसे बीरम देव पहुंचता है और बीरम देव देखता है कि यहाँ पर तो सवार लगी हुई है। इधर कौन आ गया? ये राणक देव। एक तो आ गया बीरम देव, ये तो हो गया बीरम देव, और एक आ गया कौन? इसका चाचा था, चाचा था राणक देव, राणक देव। ये दोनों आए और जैसे ही उन्होंने देखा तो आकर के जैसे यहाँ पर प्रजा ने बीरम देव को भी देखा तो बीरम देव को देख के ही प्रजा भी प्रसन्न हो गई। देखा उन्होंने क्या वास्तव में कोई है, योद्धा है, हष्टपुष्ट कटवट वगैरह वगैरह सारी चीज निकली हुई थी एकदम से मस्त तरीके से। तो जैसे ही बीरम देव एंट्री करी तो यहाँ पर जो प्रजा थी एकदम से शॉक्ड हो गई और देख करके उसको कि ऐसा कोई योद्धा है जो यहाँ लड़ने के लिए आया है। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को बताया कि आपको इसके साथ में मल्ल युद्ध करना है, पहले पंजू पायका के साथ में मल्ल युद्ध करना है। उसने कहा कि अभी तो मैंने आके रुका हूँ, पानी पानी कुछ पूछा नहीं, सीधे लड़ाई पे टाँक दिया। तो स्वागत किया गया बीरम देव चौहान का, अच्छा सा स्वागत किया गया था। थोड़ी देर रेस्ट करवाया, उसको बिठाया उठाया, है ना, पंखा जला गया उसका, क्योंकि गया है, गर्मी के दिनों की बात थी, गया तो उसका पंखा जला गया। तो थोड़ी देर बाद अब यहाँ से जैसे बीरम देव ने पानी वानी पी के फ्री हो गया, अब इससे युद्ध करना शुरू किया इसने। तो पहले युद्ध हुआ था मल्ल युद्ध। पहले कौन सा युद्ध हुआ? मल्ल युद्ध हुआ। इस मल्ल युद्ध में इसने क्या किया? पंजू पायका को आंख मतलब पलक झपकते ही पंजू पायका नीचे पाया, और पंजू पायका नीचे पाया जैसे अलाउद्दीन खिलजी एकदम से खड़ा होकर के तालियां बजाने लगा, तालियों की गड़गड़ाहट होने लग जाती है। उसी दृश्य को देख रही थी फिरोजा। इसी दृश्य को कौन देख रही थी? कि पुत्री भी साथ में थी, और पुत्री कौन थी इसकी? और पुत्री थी फिरोजा। पुत्री कौन थी? ये इस दृश्य को देख रही थी। जब इस दृश्य को देख रही थी फिरोजा, तो फिरोजा देख करके भी पहले देखा था इसको बीरम देव को, तभी वो इसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। लेकिन जैसे ही पंजू पायका को उसने पटका तो तुरंत के तुरंत फिरोजा भी खड़ी होकर के तालियां बजाने लगी अपने पिता के साथ में, और सारी जनता एकदम से वाह वाह करने लगी, वाही वाही लूटने लगे। कौन? बीरम देव। इन्होंने कहा पंजू पायका ने, नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं इसमें नहीं, मैं तलवारबाजी में युद्ध करूंगा। तलवारबाजी में युद्ध करता है, और तलवारबाजी में इन दोनों में आपस में युद्ध होता है। तो तलवारबाजी में भी उसने नीचे गिरा दिया और वाही वाही लूटने लग गया। आप तो
उसने कहा कि अब कलाबाजी का युद्ध करेंगे। तीसरा युद्ध होता है कलाबाजी का। कलाबाजी में क्या था कि हाथ में एक अंगूठे में या फिर कहीं किसी भी जगह पर एक अंग पर क्या करना था, एक उस्तरा लगाना था। उस तरह से गर्दन नहीं काटनी थी, उस तरह से माथे पर लकीर खींचनी थी। तो इस युद्ध में क्या किया कि जो पंजु पायका हुआ करता था, पंजु पायका के हाथ में, पंजु पायका के हाथ, दाएं हाथ के अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में क्या कर दिया गया, दाएं हाथ के अंगूठे में लगाया गया भाई साहब उस्तरा को। किसको लगाया गया? उस्तरा को। इसने कहा कि आप दाएं हाथ के अंगूठे में नहीं, मेरे बाएं हाथ के जो बाएं पैर है, पैर के अंगूठे में उस्तरा को बांध दीजिए। बाएं पैर में इसके क्या बांध दिया गया? बीरमदेव के बाएं पैर में बांध दिया गया, उस्तरा बांध दिया गया। अब उस्तरा जब इसका बांध दिया गया, युद्ध हुआ और आपस में दोनों में लड़ाई हुई, भयंकर तरीके से लड़ाई हुई। तो पंजु पायका के सिर पर इसने, क्या ये जो पंजु पायका के सिर है, इस पर इसने लकीर खींच दी। किससे? उस उस्तरे से। और गड़गड़ाहटों की, तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो और गूंजने लगी। अब तो बस सारे दरबार में बीरमदेव 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 बीरमदेव। और इधर से ये जो फिरोजा थी, फिरोजा तो मान के चलो टूट के गिर पड़ी, बीरमदेव के लिए। तो बीरमदेव इधर से जैसे ही फिरोजा ने कहा कि पिताजी ये तो मुझे पसंद आ गया है बीरमदेव, तो इसका क्या करो, शादी करवा दो इससे। तो इससे क्या करवा दो? शादी करवा दो। अब जब बेटी ने प्रस्ताव रखा है तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे तो नहीं कि इस बात से मना कर सके, और फिर क्यों ना तैयार हो जाए। योद्धा था, वीर था, साहसी था, हष्ट पुष्ट लंबा पूरा एकदम से था, तो क्यों ना शादी के लिए तैयार हो जाए। तो उसने क्या किया कि अब दरबार को कर दिया समाप्त, और दरबार को समाप्त करने के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी के ने भरी सभा में, भरी सभा में, सभा में, सभा में बीरमदेव से, बीरमदेव अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी, पुत्री थी बीरमदेव से फिरोजा, फिरोजा की शादी, फिरोजा की शादी का प्रस्ताव रखा, फिरोजा की शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमें टाइम दीजिए, हम आपके दरबार में अभी आए हैं, सोचेंगे विचारेंगे, और अभी से तुमने आते आते हमें सीधा शादी का प्रस्ताव दे दिया। नहीं, अभी नहीं, अभी रुकिए, थोड़ा हमें समय दीजिए। 2-4-10 दिन बाद उन्होंने फिर कहा बीरमदेव से। बीरमदेव इधर से फिरोजा रोज 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 के कहा करती थी, तो वो तो अपने आप में, फिरोजा बीरमदेव को तो अपना पति मानने लग गई थी। तो इधर से जैसे ही शादी का प्रस्ताव उसके सामने आया तो उन्होंने कहा कि हम रिश्ते हम नहीं तय करते, हमारे जो पुरखे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो हमारा रिश्ता तय करते हैं। अब उन्होंने अपनी जो बात थी वो अपने साथ में चाचा को लेकर के गए थे, जो उनका काका हुआ करता था राणकदेव। राणकदेव के हाथों में उन्होंने डाल दी कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो शादी करने से रहा, मैं तो शादी करूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भले कर लेना। राणकदेव कहता नहीं नहीं, प्रस्ताव तुम्हारा है, मेरी घर पे है, वो वेट कर रही है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इधर से बात फिर से बनती है। अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है, और बुलाता है किसको? उसके बीरमदेव के चाचा का नाम था राणकदेव, राणकदेव। राणकदेव जाता है और राणकदेव से बात होती है। राणकदेव कहता है कि देखिए, आप तो हो सुल्तान हो, हम आपकी बराबरी के नहीं, और हम आपकी पुत्री से कैसे शादी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपकी जो रस्म रिवाज हैं वो मुस्लिम रस्म रिवाज से शादी होगी, हमारी जो शादियां होती हैं वो हिंदू रीति रिवाजों से। उन्होंने कहा कि ये भी बात स्वीकार है, तुम्हारे तरीके से हमारी बेटी की शादी की जाएगी। अब ये राणकदेव भी चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं सोच रहा था कि ये मना कर देगा इस बात से, लेकिन इसने तो ये भी मान लिया। फिर उसके बाद में कहा कि हमारी शादियां ऐसी ही नहीं हो जाती हैं, हमारी शादियों के लिए पंडित को बुलाना पड़ता है, और पंडित जब शुभ सावा निकालता है, अच्छा सावा निकालता है, तब जाकर के हमारी शादियां होती हैं। अब पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने अपने पोथी पन्ने निकाले, पोथी पन्ने निकाल करके बीरमदेव जो हुआ करता था सोनगरा, उसने पहले ही समझा दिया था कि हाँ, बीरमदेव सोनगरा ही पंडित लेने गया था, उसने समझा दिया था कि देख ले, पहले शादी का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है और मेरी शादी होनी नहीं है, और शादी का कोई लंबा सा सावा निकालना जो हो ही नहीं। बहुत टाइम बाद पंडित ने भी हार मान ली, और उन्होंने कहा कि भाई एक मतलब 6-7 महीने बाद एक सावा निकलता है, और तैयारियां शुरू कर दो। तैयारियां शुरू करने के लिए जैसे उसने कहा, तो राणकदेव ने कहा कि देखिए, आप हो राजा, आप सुल्तान हो दिल्ली के, अब दिल्ली के सुल्तान उस टूटी फूटी झोंपड़ी में जाए, हमारे जालौर में जाए, अच्छा लगेगा क्या आपको? तो उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वो करो।
तो उन्होंने 18 हाथी भेजे, उसमें हीरे मोती माणक सोना चांदी, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि दुर्ग में हर जगह शीशे लगने चाहिए, तो दुर्ग के लिए शीशे भी भेज दिए, दुर्ग में शीशा लगवाया गया। इधर आ गए कानड़देव चौहान के पास में, और कानड़देव चौहान के पास में आकर के उन्होंने कहा कि बात ऐसे ऐसे हो गई है, पूरी बात बिगड़ गई अब तो। उन्होंने कहा कि चलो जो भी है, लेकिन पहले जो हमने काम करना है, पहले दुर्ग को हम क्या करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, जिससे आक्रमणकारी आक्रमण भी करे तो हम आक्रमण को झेल सकें। ऐसा ही किया गया। दुर्ग को चारों तरफ से अच्छे तरीके से, जालोर दुर्ग को अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया, परकोटे का प्राचीर का निर्माण किया गया, ऊंची ऊंची दीवारें लगाई गई, भयंकर तरीके से, मतलब जो गोले डागने के वो हुआ करते थे, बुर्ज हुआ करते थे, उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया। लेकिन जैसे शीशा लगाया गया, अंत में क्या हुआ कि शीशा भी समाप्त हो गया, और 4 हाथ जगह ऐसी रह गई जिससे कि दुर्ग कच्चा रह गया। उसमें क्या किया, मिट्टी से उसको खड़ा कर दिया गया, और ये बात केवल और केवल कुछ ही लोगों को पता थी, प्रत्येक आदमी को नहीं। अभेद्य दुर्ग बन चुका था, यदि वो जगह ना होती तो शायद जालौर का दुर्ग टूटता नहीं। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, चलिए राणक देव पहुंच जाता है, पहुंचा राणक देव ने प्रस्ताव को टालने की कोशिश की, प्रस्ताव को किसकी कोशिश की, टालने की कोशिश की, लेकिन टले क्या, वो नहीं टल सकता। तो कुछ समय बाद का उसने सावा निकाल दिया, 6-7 महीने बाद का राणक देव प्लस बीरम देव दोनों लौट करके आए। बीरम देव कहाँ गए, जालौर आ गए, जालौर आकर के कानड़ देव को पूरी बात बताया कि इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब इन्होंने क्या किया, जालौर आकर के कानड़ देव चौहान ने दुर्ग को, कानड़ देव चौहान ने दुर्ग को सुदृढ़ करवाया, सुदृढ़ करवाया। ठीक है साहब। इसके बाद में अब यहां जाकर के जैसे वो पहुंचे, वहां पहुंच करके इन्होंने दुर्ग को सुदृढ़ करवाने के बाद में संदेश भेज दिया, मामा लाजे भाटियो तो लाजा चौहान, जो मैं ब्याहूं तुर्कनी पश्चिम हो गए भांड। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे तो सभी जात बरादरी में थूथू हो जाएगी कि हमने तुर्कनी से विवाह कर लिया, तो मैं इस शादी से इनकार करता हूं। इस इनकार से ही अलाउद्दीन खिलजी एकदम से जल्ला उठा, फिर पैसे के पैसे गए, बहुत सारा माल मैंने भेज दिया इनके पास में, लेकिन उसका अर्थ क्या निकला बाद में, कुछ नहीं। तो उसने हल्ला करके, यानी कि गुस्से में आकर के, और आक्रमण कर दिया किस पर, सिवाना पर। पहले सिवाना पर करेगा क्योंकि सिवाना जो है जालौर दुर्ग की कुंजी है। तो फिर यहाँ पर आक्रमण होता है, और आक्रमण किया इसने कब, यह है 1308 सिवाना का साका। कहाँ का साका, सिवाना का साका। सिवाना का साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी आया, और अलाउद्दीन खिलजी ने आकर के सिवाना को घेर लिया। किसको घेर लिया, सिवाना को घेर लिया। देखिए इधर से बात कर लेता हूं, जो सिवाना है, इस सिवाना के फिर संरक्षक कौन हुआ करता था, सिवाना का संरक्षक था सातल देव। इधर से इसका भाई था सोमदेव, और इसकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम मिलेगा आपको कौन थी, मेणा देव। एक जो इनका साथी हुआ करता था, सहयोगी था, और सहयोगी कौन था, सहयोगी था भावले पवार, भावला पवार, ये हुआ करता था। एक जालौर में क्या बना, सिवाना में क्या बना हुआ था, ये कुंड बना हुआ था, भांडेला तालाब, तालाब हुआ करता था। इधर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और जो सेनापति था इसका, सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, ये हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी और सेना लेकर के आ गया कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पर। अब इसने घेरे तो बहुत टाइम तक डाल के रखा, लेकिन सिवाना को जीत नहीं पा रहा था। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने और अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजा, किसके पास में, सातलदेव के पास में। सातलदेव के पास में संदेश भेजा, तो उससे कुछ वार्ता करने के लिए बुलाया गया। सातलदेव तो स्वयं नहीं आए, लेकिन कौन आ गया, भावले पवार आ गया। और जैसे ही भावले पवार आया, तो भावले पवार ने क्या दिया, धोखा दिया। अब इनके साथ में आकर के मिल गया।
किसके साथ में आकर के मिल गया? कमालुद्दीन गुर्ग के साथ में, अलाउद्दीन खिलजी की साथ सेना के साथ में आकर के मिल गया। उन्होंने कहा कि दुर्ग के गुप्त रास्ते तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि यदि हम बात, जैसे आपने एक रणथंभौर का साका पढ़ा, रणथंभौर के साका में भी बात करते हैं, रणबल रतेपाल ने गाय की हड्डियां और खून मिलवा दिए थे उसमें कुंड में, तो तालाब में, यानी कि पानी जो हुआ करता था पीने का उसमें। उसी प्रकार से इसने भी एक क्या आइडिया बता दिया कि ऐसा आप कर दीजिए। तो इसने क्या किया, भावले पवार ने आकर के इसमें गाय का रक्त मिला दिया, गाय का रक्त मिला दिया। इसमें गाय का रक्त मिला दिया तो ये पानी का जो हुआ करता था भांडेलाव तालाब, ये पेयजल था, पेयजल। अब सारी जनता ने क्या कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। इस प्रकार से ये युद्ध हुआ। दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग जो आक्रमण हुआ वो पानी की अभाव के कारण हुआ था। तो इधर से जब पानी नहीं रहा इसमें, जनता के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, तो जनता ने गेट खुलवाए और जो प्रजा थी उन्होंने गेट खुलवाए, इधर से आक्रमण हुआ। और धोखा किसने दिया था? भावले पवार ने, भावला पवार, इसने धोखा दिया। इस प्रकार से इस दुर्ग को जीत लिया गया। और इस युद्ध को जीता कौन? जीत गया, जीत। जीत किसकी हो जाती है? रे तेरी जीत, जीत किसकी हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है और सिवाना पर क्या कर लेती है? सिवाना पर अधिकार कर लेती है। सिवाना का नाम बदला है ना, ए के ने, किसने बदल दिया? ए के ने सिवाना का नाम बदला, सिवाना का नाम बदला और क्या कर दिया? खैराबाद, खैराबाद कर दिया। इसके बाद में सिवाना को सौंपा, किसको सौंप दिया? तो सौंपा कमालुद्दीन गुर्ग को, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। लेकिन सिवाना से आगे नहीं बढ़ पाया, इस वजह से इसकी सेना लौट जाती है। लौट करके कहां पहुंच जाती है? दिल्ली पहुंच जाती है। फिर प्लानिंग करता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो एक बार इसको आप शॉट लेना चाहे तो ले लेना, स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में फिर उसने एक नागौर का युद्ध होता है, मेड़ता का युद्ध होता है ना। तो मलकाना का युद्ध, एक युद्ध होता है मलकाना का युद्ध, मलकाना का युद्ध, मलकाना का युद्ध। एक तो है कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव चौहान, और कन्नड़ देव चौहान के विरोध में खड़ा हुआ है कौन आया? शम्स खां आया। कौन आया? शम्स खां। शम्स खां को हराया, शम्स खां को, शम्स खां, है ना। इस युद्ध में कौन जीत जाता है? तो कन्नड़ देव चौहान इस युद्ध में जीत जाते हैं। अब कन्नड़ देव चौहान जीत गया। ये युद्ध कब लड़ा गया? 1310-11 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में जब उसको लगा कि नहीं, बात नहीं बनेगी, मुझे स्वयं को चलना पड़ेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी आता है। और अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है? जालौर पर आक्रमण करता है। तो जालौर का साका, जालौर का साका, जालौर का साका 1311 ईस्वी में होता है ना। अब देखिए, एक साइड में तो कौन है? एक साइड में तो है कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव चौहान वर्सेस, इधर कौन है? इधर कौन है? इधर है एके। सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, है ना। अब ये जो कमालुद्दीन गुर्ग है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आया है, दिल्ली। अब ये इधर साइड में कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव चौहान का पुत्र कौन है? बीरम देव, पुत्र कौन है? बीरम देव। इधर से सेनापति कौन कौन है? तो सेनापति भी देख लीजिए, सेनापति है। और सेनापति एक तो मिलता है जयता, जो मैंने फर्स्ट में नाम लिखाए थे, जयता देवड़ा, जयता उलीचा, उलीचा, और एक मिलेगा अर्जुन, और एक मिलेगा कांधाई, और एक था बीका सरदार दहिया, दहिया
बी का सरदार या बी का सरदार दैया। वैसे नाम इसका विक्रम सिंह हुआ करता था। तो अब ये इसकी एक पत्नी और ध्यान रखनी है आपको, पत्नी इनकी बीरमदेव की बहन हुआ करती थी, उसका नाम था हीरा दे। हीरा ये युद्ध जैसे ही ये कमालुद्दीन गुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है जालौर पर, चारों तरफ से घेर लेती है जालौर को, और जालौर को घेरने के बाद में ये योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से आक्रमण किया जाए, लेकिन जालौर तो अभेद्य बना हुआ था। यदि वो एक जगह कच्ची नहीं होती तो शायद जालौर को जीत भी नहीं पाते। अब इन्होंने कई महीनों तक घेरे डाल करके रखे और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ वही कूटनीति अपनानी पड़ेगी, बिना कूटनीति के जालौर को जीतना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इन्होंने वही कूटनीति अपनाई, और कूटनीति अपनाई तो दहिया सरदार बीका जो हुआ करता था, दहिया सरदार बीका को बुलाया कमालुद्दीन गुर्ग ने, और कमालुद्दीन गुर्ग ने बुला करके अलाउद्दीन खिलजी से मिलवाया। और कमालुद्दीन गुर्ग के लिए उसने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने बीका से क्या कहा कि तुम यदि दुर्ग के शासक बनना चाहते हो तो तुम गुप्त रास्ते बता दो, मैं तुम्हें दुर्ग का शासक बना दूंगा। क्या कानड़ देव के आप इसके चापलूसी करते रहते हो, इसके सेनापति बन के बैठे हो। उसने कहा कि बात तो सही है, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन बात यह है कि असली बात कि जालौर जो दुर्ग है उसका कोई गुप्त रास्ता मुझे भी नहीं पता। जब तुम्हें गुप्त रास्ते ही नहीं पते तो फिर तुम्हें शासक कैसे बनाएंगे, गुप्त रास्तों का पता करो। सरदार को पता चला कि गुप्त रास्ता तो कोई ऐसा मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक जगह को जानता हूं जो कच्ची है। ने कहा कि कौन सी जगह कच्ची है, कैसी है। आप कहीं पे भी आक्रमण करोगे दुर्ग नहीं टूटेगा, लेकिन एक जगह ऐसी है कहीं, वो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी जगह पे है, वो इतना पता है कि कोई जगह कच्ची है, वो आपको पता करनी पड़ेगी। पता कैसे करेंगे कि वो कच्ची जगह है? दुर्ग में तो चारों तरफ शीशे वगैरह लगे हुए हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से है। उन्होंने कहा कि एक जगह है, वो आप पता करो कौन सी है। अब पता कैसे करेंगे, अब इनको क्या पता। तो उन्होंने दहिया सरदार जो बीका हुआ करता था, इसी ने कहा कि एक काम करिए, आप राई मंगवाइए और रात को राई डाल दीजिए। वो रात में जहां पर राई उगाए तो समझ लेना कच्ची जगह, और जहां पर राई नहीं उगे तो समझ लेना पक्की जगह। अब क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐलान करवा दिया कि जिसके पास में राई है, राई हमारे लिए बेच के जाए। अब सारी जनता में खबर फैली कि बड़े महंगे दामों में राई बिक रही है। कहाँ उसके बाद आने 4 आने मिलते थे, तो वो अब आपको रुपयों में मिल रही है, यानी कि बहुत सारी राशि मिल रही है उसकी। तो सारी जनता ने अपनी जो राई थी उसको ठेका दी। अब एक कोई आदमी आया, सुबह सुबह जग करके उसको पता चला, सेना तो सारी युद्ध करने के लिए चली गई थी, तो पता चला, तो वो कहता है कि मेरी राय भी है, मेरी राय भी ले लो। तो उसने कहा, किसी ने कहा कि भाई दे दो और डाल जाओ, और उसके एक आना पकड़ा दिया। उसने कहा कि रात को तो रुपये में बिक रही थी, 10 रुपया में जा रही थी, अब तो आने में जा रही है। उसने कहा कि राय का भाव तो राता ही गया। तो राय के भाव राता गया की कहानी, जो कहावत जो है वो किससे संबंधित है, तो वो जालौर दुर्ग से संबंधित है, ये भी साथ साथ याद रखना। अब दहिया सरदार बीका ने गुप्त रास्ते बताया, गुप्त रास्ता क्या कर दिया, इसने बता दिया। अब ये आकर के कहता है, दहिया सरदार बीका अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने दुर्ग के, मतलब मैं अब कल शासक बन जाऊंगा, देखना तुम रातों रात कैसे शासक बनते हैं, मुझे अभी पता चला है। किस्मत खुलती है तो ऐसे खुलती है, रातों रात शासक बन जाता है। उसने कहा कि शासक तो बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बन कैसे रहे हो। उसने कहा कि तू इस बात को छोड़, तुझे तो रानी बनना है, कल तुझे रानी बना दूंगा। अब धीरे धीरे दहिया सरदार जो बीका है उसको कवर में लिया हीरा देने और जानकारी करी। तो उसने कहा कि कमालुद्दीन गुर्ग को, अलाउद्दीन खिलजी को मैंने दुर्ग के गुप्त रास्ते बताए। ना सुनते ही हीरा देने कटार निकाली और दहिया सरदार बीका की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या कर दी, और जैसे ही यहाँ से निकलती है, पहुंचना चाहती है कानड़ देव चौहान के पास में, लेकिन वो समय हो चुका था और दुर्ग के गुप्त रास्तों का पता लगा लिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और आक्रमण कर दिया। इसकी जो पत्नी हुआ करती थी, कानड़ देव की पत्नी थी, और पत्नी का नाम था जैतल, जैतल देव। जैतल देव, कानड़ देव चौहान क्या करते हैं, केसरिया, कानड़ देव चौहान क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, है ना। यानी कि ये इधर से बीरमदेव चौहान भी किसको प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इधर से जैता उलीचा देवड़ा ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए, ये सभी लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। और इधर से बात करते हैं तो जैतल देव ने क्या किया, जैतल देव ने किया स्त्रियों के साथ में जौहर, स्त्रियों के साथ क्या किया इसने, जौहर किया। अब इस युद्ध को जीत कौन गया, तो जीतने वाला हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, और जीत किसकी हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की। अब इसका क्या करता है, नाम बदलता है, और नाम क्या रखा है इसने, तो नाम रखा साका। पहले तो साका की बात करूं, साका, केसरिया,
प्लस जौहर, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, शाका होता है ना। केसरिया किसने किया, तो कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव चौहान, इसने क्या किया, केसरिया किया। इधर से जौहर किसने किया, इसकी पत्नी हुआ करती थी जैतल दे, जैतल दे, ये आपको याद रखना। इधर से बात करते हैं तो फिर क्या हुआ, इसके बाद में दुर्ग पर अधिकार, दुर्ग पर अधिकार एके ने किया, दुर्ग का नाम बदला, और क्या बदला दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम बदला और कर क्या दिया, जलालाबाद, 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 है ना। यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला जालौर में थी। कौन सी पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण बिग्रह चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में अजमेर में करवाया था। ये दूसरी संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। संस्कृत पाठशाला इसका निर्माण जालौर में है, ये निर्माण भोज परमार, भोज परमार ने करवाया और इसका निर्माण करवाया था कहां पर है, जालौर में, जालौर। तोड़वाया इसको, किसने तोड़वाया, तो तोड़वाया अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने तोड़वाया, एके ने तोड़वाया। और नवनिर्माण क्या करवाया इस जगह पे, नवनिर्माण, तो नवनिर्माण कराया भाई साहब किसका, नवनिर्माण करवाया, नवनिर्माण करवाया तोप मस्जिद का, तोप मस्जिद, तोप मस्जिद का इसने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। इस प्रकार से ये आपका कौन सा, जालौर का शाखा हुआ, है ना। जालौर का शाखा 1311 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से अब क्या होता है कि इस जो युद्ध में बीरमदेव की क्या हो गई थी, बीरमदेव की भी मृत्यु हो गई थी। जब बीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो गए थे तो कहा जाता है कि एक इनकी साथ में गुलव्यहस्ती आई थी, और गुलव्यहस्ती आती है तो जैसे बीरमदेव का सिर कट जाता है उसको देखती है और देख करके बीरमदेव के सिर को लेकर के जाती है और फिरोजा के लिए सुपुर्द कर देती है, और फिरोजा लेकर के उसका अंतिम संस्कार करती है, और अंतिम संस्कार करने के बाद में और स्वयं भी यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। इस प्रकार से ये जालौर का शाखा था, बीरमदेव फिरोजा की कहानी थी। ये सारी बातें एकदम मैंने सटीकता से ली हैं, एक एक पॉइंट को छोड़ा नहीं है ना। आप इसको शेयर ले जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।